वेलकम टू 100% मार्क्स। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप कुछ वीडियो क्लिप्स देखें, उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। इन वीडियो क्लिप्स को देखकर आपको क्या समझ में आया? इन वीडियो क्लिप्स में आप देखेंगे कि हम लोगों ने दिखाया है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी इतने बेसिक चीज़ों में हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हमारा लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिसिटी आखिर किस चीज़ की बनी हुई है। तो जिस चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तो ये करंट या इलेक्ट्रिसिटी जिससे बनती है उसे हम कहते हैं चार्ज। चार्ज एक सुना हुआ टर्म है, आपने पहले भी इस वर्ड को सुना होगा। आपने क्लास 9 में चार्ज के बारे में पढ़ा भी है। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है कि कोई भी मैटर जो कि एटम का बना हुआ होता है, उस एटम में बहुत से दूसरे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये 3 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चार्ज इन्हीं सारे पार्टिकल्स का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी होता है चार्ज, प्रोटॉन का प्रॉपर्टी होता है चार्ज। तो चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जिससे कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। जब किसी भी चार्ज को रेस्ट में रखा जाता है, जब उसको स्टेशनरी रखा जाता है, जब कोई चार्ज रुका हुआ होता है, तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि चार्ज के आसपास वो स्पेस, वो रीजन जिसके अंदर अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखेंगे तो वो या तो रिपेल होगा या तो अट्रैक्ट होगा। मतलब दूसरा चार्ज या तो पहले वाले चार्ज की तरफ खिंचा चला आएगा या तो पहले वाले चार्ज से दूर चला जाएगा। मतलब कि जो दूसरा चार्ज हम लोगों ने रखा है उस पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो उस स्पेस को, उस रीजन को हम पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। लेकिन जब यही चार्ज मूव करने लगते हैं, जब ये चार्ज मोशन में आ जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो स्पेस जिसके अंदर हम अगर कोई दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो वो भी या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। तो जब चार्जेस मोशन में आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हम नया डेफिनेशन लिख सकते हैं चार्ज का। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का डेफिनेशन होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का जो कि एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जब मोशन में होता है तो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो इस तरीके से आप चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी एटम को हम न्यूट्रल कहते हैं जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, जब उनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। तो उसको हम कभी भी अलग से पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज नहीं कहेंगे, उसको हम एक न्यूट्रल एटम कहेंगे, न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। लेकिन जब इस पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बिगड़ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये बैलेंस कम ज़्यादा हो जाता है, कोई एक पार्टिकल ज़्यादा या कम हो जाता है, तो उससे ही बॉडी चार्ज्ड कहलाती है। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो
कहलाती है नेगेटिवली चार्ज्ड और प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी कहलाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ से आता है चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो जब हम समझ गए हैं कि चार्ज क्या होता है तो हमें पता होना चाहिए कि इस चार्ज को क्या मेजर किया जा सकता है, और अगर मेजर किया जा सकता है तो उसे हम किस यूनिट में मेजर करेंगे। क्या इसका कोई ऐसा यूनिट होता है? तो यस, चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं। चार्ज एक मेजरेबल क्वांटिटी है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको मेजर किया जा सकता है, और इसको हम मेजर करते हैं उसके एसआई यूनिट में जिसको हम कहते हैं कूलम्ब, और कूलम्ब का सिंबल होता है कैपिटल C। अब कूलम्ब अगर इसका ऐसा यूनिट है तो 1 कूलम्ब कितने चार्ज के बराबर होगा, या 1 कूलम्ब को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो 1 कूलम्ब इतना चार्ज है जो कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा वैसे आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर आप अगर उसके चार्ज को जोड़ेंगे तो वो 1 कूलम्ब चार्ज बताएगा। लेकिन हमें ये वैल्यू कैसे पता चली 6.25 इंटू 10⁻18? ये एग्जैक्ट फिगर हम कैसे कह पा रहे हैं? इस वैल्यू को कहने के लिए हमें एक फॉर्मूला जानना होगा जो कि है Q = NE, जहाँ पर Q का मतलब होता है टोटल चार्ज इन अ सब्सटेंस, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब होता है चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला हम कहाँ से समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब कुछ एक हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। ये एक थ्योरी से आता है जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका मतलब है कि जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो साइंटिफिकली जिसका वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस वैल्यू के मल्टीपल्स में ही चार्जेस आगे ट्रांसफ़र होते हैं। इस चार्ज का जो करेक्ट इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसी मल्टीपल के फॉर्म में ही चार्जेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं। चार्ज कभी इलेक्ट्रॉन के 1/3 वैल्यू को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन का 1/3 है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 वैल्यू है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। होल नंबर इंटीग्रल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के होल नंबर इंटीग्रल्स ही आगे ट्रांसफ़र हो पाते हैं। तो यही मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि कभी भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स के फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का 2 टाइम्स, या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 3 टाइम्स, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 4 टाइम्स एंड सो ऑन। वो कभी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 या 2/3 या 4/5 मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के होल नंबर इंटीग्रल्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है। और इसी कॉन्सेप्ट से हमें वो फॉर्मूला मिलता है Q = NE, जिसमें कि Q होता है टोटल चार्ज, N होता है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में ही हम किसी भी चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमें समझना होता है। तो Q के जगह पर अगर हम लिखते हैं 1 कूलम, और E का वैल्यू जो कि है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट्स ने ढूंढा है, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि उसका मैग्नीट्यूड है। अगर आप उसके नेगेटिव नेचर को उसमें इंक्लूड करेंगे तो वहाँ आपको लिखना होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसके साइन से हमें यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो Q के जगह पर हम लिख रहे हैं 1 कूलम, N हमें फाइंड आउट करना है, और E का वैल्यू हमें पहले से पता है जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो N का वैल्यू निकलता है 6.25 इंटू 10⁻18, और ये जो वैल्यू है ये है N का वैल्यू।
और n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब ये निकलता है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितना चार्ज कैरी करेंगे? 1 कूलम का चार्ज कैरी करेंगे। तो इस तरीके से आप 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब हमने समझ लिया है कि चार्ज क्या होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो अब हमें जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, जो कि इस चैप्टर का नाम है। तो इलेक्ट्रिक करंट तब बनता है जब चार्जेस फ्लो करना शुरू करते हैं। जब चार्ज पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो ये तो समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट फिजिक्स वाला डेफिनेशन क्या होगा? तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं कि एक कंडक्टर के थ्रू जितना भी चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड के टाइम में, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं एक कंडक्टर के थ्रू, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसे भी मेजर करने के लिए कोई यूनिट होगी। तो उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, और एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल A। एम्पियर बहुत ही बिगर यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए। सो डे टू डे लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है वो एम्पियर में मेजर नहीं करके उसके स्मॉलर यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो एम्पियर के भी स्मॉलर यूनिट्स हैं, उसके सब मल्टीपल्स हैं, जैसे कि मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻6 एम्पियर के बराबर। तो जहाँ पर स्मॉलर करंट्स का यूज़ हो रहा है वहाँ पर इन यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं, एम्पियर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो एक बड़ा यूनिट है। अब एम्पियर उसका यूनिट है, तो 1 एम्पियर भी डिफाइन करने का एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर डिफाइन करने से पहले हमें एक फॉर्मूला सीखना होगा। तो उस फॉर्मूला में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है एक कंडक्टर में T टाइम पर, तो उसमें जो करंट बनेगा वो होगा I, जिसको हम कैपिटल I से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल I विल बी इक्वल टू Q/T, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू फ्लो। तो करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इस फॉर्मूले को यूज करके हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर। तो अगर करंट I का वैल्यू मुझे 1 एम्पियर चाहिए, तो मुझे Q पे भी 1 कूलम लिखना पड़ेगा, और T में भी मुझे 1 सेकेंड लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन को 1 बनाना पड़ेगा, तभी हम 1 एम्पियर LHS में लिख सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? अगर हम लिखते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, तो इस पूरे चीज़ से हम क्या समझ पा रहे हैं? हम ये समझेंगे कि जब एक कंडक्टर के थ्रू हम 1 कूलम का चार्ज पास करते हैं 1 सेकेंड के अंदर, तो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होगा 1 एम्पियर का। तो इस तरीके से आप 1 एम्पियर डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यूनिट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर आप वहाँ लिख सकते हैं दैट अगर एक कंडक्टर के थ्रू यूनिट चार्ज फ्लो करता है यूनिट टाइम पर, तो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है 1 एम्पियर का। तो डिफाइन करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसका मतलब नहीं चेंज होना चाहिए जब आप आंसर लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और उसके यूनिट को समझ लेने के बाद हमें अब ये जानना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है कि वो एक कंटिन्यूअस और एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है।
मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो करने का एक रास्ता है जो हर तरफ से क्लोज्ड है और उसमें कोई भी गैप नहीं है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली उसमें फ़्लो कर सके। तो उस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये ओपन हो सकता है। ओपन का मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एक ऐसा पाथ जो कि ओपन हो, जिसमें गैप हो या जिसमें एक ओपनिंग हो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें गैप होता है, ब्रोकन होता है, वो पाथ डिसकंटिन्यूअस होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जा पाती है। इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने के लिए एक कंटिन्यूअस पाथ चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट को एक क्लोज्ड पाथ चाहिए होता है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज्ड सर्किट में ही फ़्लो कर पाएगा, ओपन सर्किट में फ़्लो नहीं कर पाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर? तो एक क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है from the positive terminal towards the negative terminal of a battery or a cell। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट के तरफ बढ़ता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट को खोजा गया था सबसे पहली बार, जब उसको डिस्कवर किया गया था, तो उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी और इसीलिए उस टाइम ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस के फ़्लो के वजह से होता है। और अगर किसी सर्किट में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के तरफ बढ़ना चाहेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। इसीलिए अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है सर्किट में तो वो नेगेटिव टर्मिनल के तरफ जाना चाहेगा। इसीलिए उस टाइम करंट का कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है वो ले लिया गया था फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और अ बैटरी। तो इसीलिए उस टाइम से हम लोग करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ साल बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो इलेक्ट्रॉन सिंस खुद नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो वो नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव के तरफ बढ़ता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है, जो कि करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। कि अगर करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन को ही आपको लेना है एज कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। इसके बाद चलिए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बेस्ड होंगे Q इज़ इक्वल टू NE वाले फॉर्मूला पर और I इज़ इक्वल टू Q बाय T वाले फॉर्मूला पर। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 0.2 एम्पियर का करंट यूज़ कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लाइट एनर्जी, और आपको कैलकुलेट करना है कि 1 घंटे में ये इलेक्ट्रिक बल्ब कितना इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ करता है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि करंट I का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, टाइम है 1 आवर। तो 1 आवर को हम लोगों को चेंज करना होगा सेकेंड्स में, तो हम 60 इंटू 60 दैट इज़ 3600 सेकेंड्स लिखेंगे, क्योंकि टाइम हमें सेकेंड में लेना है, सब कुछ हमें SI यूनिट में लेना है। आवर टाइम का SI यूनिट नहीं होता है, सेकेंड SI यूनिट होता है, तो इसीलिए हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे टाइम को। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं I इज़ इक्वल टू Q बाई T, और हम फिर सारे वैल्यूज़ पुट कर देंगे और जो वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो I के जगह पर हमें लिखना होगा 0.2 इज़ इक्वल टू Q को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, और क्योंकि हमें Q नहीं पता है, हमें Q ही फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है, और टाइम हमें दिया हुआ था 1 आवर, जिसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करके 3600 लिखेंगे, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि Q एक तरफ हो जाए और सारे नंबर वाले जो भी वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ हो जाएं,
उसके बाद हमें सब कुछ मल्टीप्लाई करना है एंड हमें आंसर मिलेगा 720 कूलम। और यही 720 कूलम चार्ज होगा जो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब में फ़्लो करेगा 1 आवर के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें कि 0.25 एम्पियर का करंट फ़्लो करता है तो कितने देर में उस बल्ब में 1800 कूलम का चार्ज फ़्लो करेगा। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमें गिवन है करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू जो कि 0.25 एम्पियर है, और हमें चार्ज दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है एज 1800 कूलम, और हमें टाइम पूछा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मच टाइम। तो टाइम के लिए हम टी को एज इट इज़ छोड़ देंगे। टी एक अननोन क्वांटिटी है जो हमें फाइंड आउट करना है, और हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम टी को LHS में ले आएंगे और क्यू बाई आई को RHS में रखेंगे और फिर क्यू बाई आई का वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ होगा 1800 बाय 0.25। इसको सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 7200 सेकेंड, 70 to 100 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड्स में ही आंसर आएगा क्योंकि आपने जो भी वैल्यू डाला है वो सब कुछ SI यूनिट है। करंट का भी जो आपने यूनिट डाला था वो 1800, वो 0.25 एम्पियर था, और चार्ज का जो वैल्यू आपने डाला था वो 1800 कूलम था। तो कूलम भी SI यूनिट है, ए भी SI यूनिट है, तो इसीलिए जो आपका टाइम आएगा वो भी SI यूनिट में आएगा। तो 70 to 100 सेकेंड होगा आपका आंसर। आप चाहें तो इसको आवर्स में चेंज कर सकते हैं। आप इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। 3600 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड्स, इसीलिए 70 to 100 को हमें 3600 से डिवाइड करना है, और इससे फिर हमारा फाइनल अगर हमें आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 2 आवर्स हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम्स एमिट कर रहा है जिससे कि पिक्चर्स बन रहा है टेलीविज़न के ऊपर। ये जो बीम है इलेक्ट्रॉन का वो करंट बनाता है 80 माइक्रो एम्पियर का। अब आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें पहला ये पूछा जा रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करता है टीवी स्क्रीन को हर 1 सेकंड पर। एवरी सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स टीवी के स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहे हैं अगर करंट का वैल्यू है 80 माइक्रो एम्पियर। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है 2 मिनट में, मतलब कि 2 मिनट के ड्यूरेशन में कितना चार्ज टीवी स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहा है, ये भी आपको सेकंड क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए आपको दिया गया है करंट का वैल्यू एज 80 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर हम लोगों ने सीखा था कि वो एक स्मॉलर यूनिट होता है करंट का, तो हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे विथ 10 to the power -6। तो हमारा जो करंट का वैल्यू होगा वो होगा 80 × 10 to the power -6 एम्पियर। उसके बाद फिर हमें दिया गया है टाइम एज 1 सेकेंड, क्योंकि हमें 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में कितना इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहा है ये बताना है। तो हमारा टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए होगा 1 सेकेंड। तो अब हम जो क्वेश्चन है उसमें हम यहाँ पर पुट करेंगे फॉर्मूला I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसमें हम I का वैल्यू और T का वैल्यू पुट करेंगे और हम Q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Q का वैल्यू हमें सेम मिलेगा 80 × 10 to the power -6 कूलम, क्योंकि अब हम लोगों ने उसे चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर एम्पियर नहीं लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, चार्ज का यूनिट लिखेंगे, कूलम लिखेंगे। तो अब हमें जो चार्ज मिला है वो है 80 × 10 to the power -6 कूलम। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है Q इज़ इक्वल टू NE, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं, तो इसीलिए जो भी टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में ही गया होगा। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स
फाइंड आउट करने के लिए, जो कि Q इज़ इक्वल टू NE से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम इस फॉर्मूला से पहले फाइंड आउट करेंगे। तो Q इज़ इक्वल टू NE में हम Q का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि है 80 इंटू 10⁻⁻6, वो हम पुट करेंगे Q के जगह। और N हमें पता नहीं है तो हम N को एज इट इज़ रखेंगे, और E का वैल्यू हम जानते हैं, जो कि एक साइंटिफिक वैल्यू है, जो कि होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सारे वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें N का वैल्यू मिलेगा एज 5 इंटू 10⁻14। तो जिसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आता है कि 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे स्क्रीन को हर 1 सेकेंड पर। अब हमें पता करना है सेकेंड पार्ट, जिसमें कि हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, जो कि टीवी स्क्रीन को स्ट्राइक करता है 2 मिनट के ड्यूरेशन में। तो यहाँ पर हमें जो टाइम दिया गया है वो है 2 मिनट। तो 2 मिनट का मतलब हुआ कि वो होगा 2 इंटू 60, दैट इज़ 120 सेकेंड। और हमें यहाँ पर करंट का वैल्यू पता है एज 80 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, और हमें फाइंड आउट करना है Q का वैल्यू, टोटल चार्ज का वैल्यू। तो हम Q इज़ इक्वल टू IT करेंगे, जो कि हमारा प्रीवियस फार्मूला था, I इज़ इक्वल टू Q/T। उसी को ही मैनिपुलेट करके हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया दूसरा फार्मूला, दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू IT क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और Q इज़ इक्वल टू IT में हम I और T का वैल्यू पुट करेंगे, और हमें फाइनली आंसर मिलेगा 9600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गीज़र है जो कि 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है एक मेन लाइन से आधे घंटे के लिए फॉर हीटिंग वाटर। पानी गर्म करने के लिए उसे 15 एम्पियर का करंट चाहिए, जो कि वो आधे घंटे के लिए ड्रॉ कर रहा है। आधा घंटा मतलब कि 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब कि कितना सेकेंड्स हो गया, 1800 सेकेंड्स हो गया। मतलब कि 1800 सेकेंड्स के लिए करंट ड्रॉ किया जा रहा है 15 एम्पियर का। और आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि इस टाइम ड्यूरेशन में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको I का वैल्यू दिया गया है एज 15 एम्पियर, टाइम है हाफ आवर या 0.5 आवर, जो कि होगा 1800 सेकेंड्स। अब आपको फाइंड आउट करना है Q, मतलब चार्ज फाइंड आउट करना है। तो Q इज़ इक्वल टू IT यूज़ करेंगे, जो ऑब्वियसली I इज़ इक्वल टू Q/T से आ गया है। तो Q इज़ इक्वल टू IT में हम लोग पुट करेंगे करंट और टाइम का वैल्यू। तो करंट का वैल्यू है 15 और टाइम होगा 1800, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 27,000 कूलम। कूलम इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पर चार्ज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि इन दोनों फार्मूलाज पे बेस्ड होंगे, और ये दोनों फार्मूला यूज़ करना बहुत ही इजी है। आप आराम से क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और उसके बाद सोचिए कि आपको क्या दिया गया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप फार्मूला अप्लाई करिए एंड आंसर सॉल्व करके ले आइए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि अगले नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए और हमारे वीडियोज़ आप मिस ना करें। सो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।